आगे वाले सेंटेंस को यदि हम जोड़ते हैं तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी टू। अब जो बचता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और एक्स्ट्रा, वो सब आप एज इट इज उतार देंगे, तो ये हो जाएगा हैव फिनिश्ड। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, ही का ही लिखा, सेड टू को टोल्ड में बदला, और मी का मी हो जाएगा। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है तो इसमें टू प्लस जो भी बचा हुआ उसे आप एज इट इज उतार दीजिए, तो ये आपका नरेशन हो जाएगा। एक्चुअल में उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, वो टोल्ड के ही दे रखे थे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, 5वां क्वेश्चन था कि सेंटेंस को आपको रीअरेंजमेंट करना था, आपको बताना था कि किस तरह से अरेंजमेंट होंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको अगर इस तरह से कोई भी सेंटेंस दे रखा है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट किस में है, देखिए ही दे रखा है, इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। आपको पता है ना कि एसवीओ जो होता है यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले यदि आप कोई भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब आपको पता है ही सी आई बी यू दे सब्जेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये सबसे पहले आएगा, तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा। अब देखिए 2 नंबर किस में मिल रहा है, बी और सी में, तो हमारा ए और डी तो हो नहीं सकता। अब हमारा बी और सी ऑप्शन बचा हुआ है। अब इसके बाद 2 के बाद 1 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये आएगा, देखिए ही एडमायर्ड, इसके बाद आ रहा है मैनी। अब क्या आएगा, अब ये प्रॉब्लम आ रही है, ही एडमायर यानी ही एडमायर्ड मैनी एमिनेंट पर्सनालिटीज, तो ये हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 यानी 2 1 4 3, तो ये हो जाएगा 2 1 4 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लिख रहा है, यानी ही एडमायर्ड मैनी एमिनेंट पर्सनालिटीज, यानी 3 नंबर सबसे पीछे आ रहा, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी 2 1 4 3। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, योर केस इज वेटिंग। अच्छा, इसका आपको प्री पोजिशन बताना था कि योर केस इज वेटिंग, इसका क्या हो जाएगा। तो देखो आपको पता है कि अगर आप किसी की, जैसे कोई भी आपका केस है और वो वेटिंग में है, केस का अगर वेट में होना तो उसमें हम लगाते हैं इन, तो इसमें हो जाएगा इन। अंडरस्टैंड ना, आपको ये बताना था कि योर केस इज वेटिंग, यहाँ पर आप क्या आएगा, यदि आपका केस इन केस के बारे में अगर बात हो रही हो तो वहां पर इन लगाते हैं, लेकिन यदि आप किसी इंसान का यदि इंतजार करोगे तो उसके बाद फॉर लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, आई वेट फॉर यू। अगर किसी इंसान का इंतजार हो रहा होगा तो वहां पर आप फॉर यूज करेंगे, लेकिन यदि किसी केस, जैसे कोई भी अदालत का जो भी केस होता है, तो अगर उसका इंतजार हो रहा है तो वहां पर आप इन लगाएंगे। आई होप क्लियर, समझ में आ गया होगा। पर्सन के लिए फॉर लगाइए और किसी केस के लिए इन लगाइए। अच्छा चलिए नेक्स्ट, अब आपको बताना था वॉच डैश ऑल द प्रोग्राम्स। अब इसमें आपको देखिए प्रीपोजिशन दे रखी है और इसमें कौन सा आएगा वो आपको देखना है। तो आपको पता है वॉच आउट होता है, वॉच आउट का मतलब ये होता है कि किसी ध्यान देना, यानी सतर्क रहना, एकदम तैनात रहना, तो ये हो जाएगा वॉच आउट। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट है ही डील्स विद लेदर गुड्स। अब इसमें आपको पता है कि अगर किसी इंसान के साथ अगर डील होता है तो वहां पर तो विद आता है, यानी किसी इंसान के साथ अगर डील होगा तो हो जाएगा विद, लेकिन आगे देख सकते हैं आप लेदर गुड्स आ रहा है, यानी किसी सामान से आपका डील हो रहा है। अगर सामान से डील होगा तो आएगा इन, अगर इंसान से डील होगा तो विद आएगा। क्लियर है ना, जैसे मैं तुमसे डील करता हूं तो आई डील विद यू, क्योंकि आप इंसान हो तो ये हो जाएगा आई डील विद यू, लेकिन मैं किसी सामान के लिए अगर डील करता हूं तो ये हो जाएगा आई डील इन लेदर गुड्स। आई होप दोस्तों क्लियर, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आप देखिए कीप फिंगर क्रॉस्ड। आपको बताना था ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है। अब आपको देखो ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी तभी आप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड ना। तो इसका हो जाएगा कीप प्रेइंग। ऐसा क्यों होगा, एक बात सोचिए, आप अपने फिंगर्स यानी जब आप अपने हाथों को जोड़ के रखते हैं तो आप किसी से प्रेयर यानी किसी से प्रार्थना करते हैं ना, और जहाँ पर जब हम मान लीजिए अगर आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तो आप अपनी फिंगर को क्रॉस करते हैं ना, यानी एक हाथ की फिंगर्स दूसरे हाथ में चली जाती हैं, तो फिंगर क्या हो जाती है, वो क्रॉस हो जाती हैं। तो क्रॉस आपको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं किसी से। तो कीप वंस फिंगर क्रॉस का मतलब होता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी, तो यानी कीप प्रेइंग। आई होप क्लियर, ये 9 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए अलर्ट। अलर्ट का आपको सिनोनिम्स बताना था
और जो अलर्ट होता है ना, अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, और आपको पता है इसका जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव का मतलब भी एकदम तैनात होता है। आई होप दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा आप नेक्स्ट देखिए, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। बीइंग अनेबल टू वंस डैप्ट, यानी इसका मतलब, अब आपको देखिए ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होगा, यानी इसका मतलब है कि ऐसा इंसान जो अपना कर्ज को न चुका पाए, यानी कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसोल्वेंट। यानी ऐसा इंसान जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो उसे बोलते हैं इंसोल्वेंट। क्लियर ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें आई ऑब्लाइज्ड हर। अब इसका पैसिव बनाना था आपको, एक्टिव दे रखा है पैसिव। पैसिव बहुत सरल है, देखिए हर का जब आप आगे लेके आते हैं तो आपको पता है ना, हर जब आगे आएगा तो वो किस में चला जाता है, शी में, राइट ना। और जो आई होता है वो किस में चला जाता है, मी में, और वो भी किसके साथ जाएगा, बाई के साथ जाएगा। अब अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, सेकंड फॉर्म जो होता है वो नेक्स्ट वाले में बदलती है। आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए ये मैं आपके लिए देता हूं कि इनमें से एक्टिव पैसे में से कौन सा आएगा। इतना मैंने बता दिया आपको कि आगे सी आएगा और लास्ट में बाई मी आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे दो ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। क्लियर है ना, दो ऑप्शंस में से हमारे सही होंगे। अब मुझे पता है कि यदि पास्ट इंडेफिनिट दे रखा होता है तो आगे वाले में चेंज होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्लियर आ रहा होगा ना समझ में। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये सब याद रखने हैं, और याद रखेंगे तभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद रखनी सी होंगे, एग्जैक्ट ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, तो ये आगे देखना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड। अब ही वर्कड वेरी हार्ड में आपको क्या बताना था कि देखिए, यानी उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब इसमें एडवर्ब, ये देखिए एडवर्ब बताना है ना, तो एडवर्ब इसमें से कौन सा होगा, तो एडवर्ब मुझे पता है, यहाँ पर ये हो जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड, तो इसमें ये हो जाएगा, तो हार्ड है क्योंकि वेरी हार्ड आएगा ना, हार्डली आ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी जब वो एडवर्ब देखिए दे रखी है तो दूसरी एडवर्ब तो नहीं आ सकती ना। तो यहाँ पर देखो ये तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए हो जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड। इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है जितना अपन लोग सोचते हैं, लेकिन हर चीज़ के पीछे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सारे एग्जाम पेपर कराऊंगा अब तक जितने भी हो चुके हैं, निश्चिंत रहें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंग्लिश के से रिलेटेड हेल्प लेना चाह रहे हैं तो। अभी SSR के भी और भी एग्जाम पेपर्स हैं, वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए 14 में ऑप्शन क्या होगा कि डू। अब देखिए डू, इसका मैस्कुलाइन बताना था, अगर आपको याद है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, इसका होता है बक, याद रखना ही पड़ेगा ये, है ना। तो DOE इसका क्या हो जाएगा, बक। अच्छा नेक्स्ट देखिए 15 ए डैश ऑफ कैटल, यानी जहाँ पर जो कैटल का मतलब होता है कि पशुओं का झुंड। अब पशुओं के झुंड को क्या बोलते हैं, याद करो, पशुओं के झुंड को बोलते हैं हर्ड, यानी HERD। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। यानी ए हर्ड ऑफ कैटल, ये कलेक्टिव वर्ड होता है तो हम इसे बोल सकते हैं हर्ड। आई होप दोस्तों एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा इसका नेक्स्ट पार्ट है, यानी जो नेक्स्ट पेपर है, वो नेक्स्ट पेपर में अभी तुरंत आपको अपलोड कर दूंगा। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट एक और एग्जाम पेपर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी रेडी है मेरे पास, एयरफोर्स का दूसरा है, 8/5/2014 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले आप इसको कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सेकंड दे दूंगा।